2 1। चलो आज हम 3 2 1। चलो हम आज रिवाइज करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। अगर पहले हमें रिलेटेड सर्विस को समझने से पहले ये समझना होगा कि ये एंगेजमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो आइए समझते हैं। एंगेजमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है अश्योरेंस, एक होता है नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट हम करते हैं और नॉर्मली ऑडिट, इसमें आता है रिव्यू, इसमें आता है अदर इंश्योरेंस। ऑडिट जिसमें हम अप्लाई करते हैं ऐसे रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर और एक अपना ओपिनियन ड्रॉ करते हैं और मेंशन करते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। उसके बाद आता है रिव्यू। रिव्यू में क्या करते हैं, ये रिव्यू हो सकता है अपने हमारे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू हो तो 2400 लगता है और इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का हो तो 2410 लगता है। इस पे हम अपना रीजनेबल अश्योरेंस नहीं, लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं। इसमें हम ओपिनियन की जगह क्या देते हैं, कंक्लूजन देते हैं। ठीक है। और फिर तीसरा आता है अदर इंश्योरेंस एंगेजमेंट, जैसे कि प्रोजेक्शन बेसिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाए हैं, कोई इवेंट हुआ जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन, उसका बैकडेटेड इफेक्ट देकर रीस्टेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो उस पर लगता है अदर इंश्योरेंस एंगेजमेंट। कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसकी कंट्रोल के ऊपर एश्योरेंस दिया है तो होता है एश्योरेंस। ठीक है। और इस केस में हमें नेगेटिव अश्योरेंस या रीजनेबल अश्योरेंस दी जाती है, वो हम रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड जब रिवाइज करेंगे तब पढ़ेंगे। अब ये हमने पढ़ लिया कि अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये दूसरा होता है नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें हम कोई अश्योरेंस नहीं देते हैं, उसमें हम एक स्पेसिफिक वर्क होता है सीए का, वो परफॉर्म करता है और उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट इशू करके चलता है। इसमें जो सीए है उसको हम ऑडिटर नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑडिट नहीं कर रहे हैं। इसमें हम सीए को बोलते हैं प्रैक्टिशनर या अकाउंटेंट। ठीक है। इसके ऊपर SRS 4400 है, SRS 4410 है। ठीक है। अब आते हैं, पहले समझते हैं रिलेटेड सर्विसेज। अब ये सब तो समझ गए हम, रिलेटेड सर्विस आता है जिसमें नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें ऑडिट प्रैक्टिशनर कोई भी अश्योरेंस तो नहीं देता है। रिलेटेड सर्विस किस टाइप की हो सकती है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना, इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई करना, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या टैक्स कंसल्टेंसी देना, AUP करना, मतलब जो मैंने क्लाइंट ने बोला है कि आपको ये प्रोसीजर करके हमें एक कंक्लूजन या इसका चेक करके बता दीजिए, ये आपका ये प्रोसीजर ये परफॉर्म करके इस आइटम पे इसका हमें और रिव्यू करके दे दीजिए, या फिर हमें इसका ऑडिट तो नहीं रहेगा सही वर्ड, चेक करके दे दीजिए, तो वो आता है AUP इंगेजमेंट में। ठीक है। और दूसरा था कंपाइलेशन प्रोसीजर, जिसके अंदर क्लाइंट बोलता है कि ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप इसको ये हमारे अकाउंट्स है, ये इसको देख के आप हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करती है, वो आता है SRS 4410 में। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SRS 4400, जिसका मतलब है AUP इंगेजमेंट। अब AUP इंगेजमेंट फॉर एग्जांपल एक ए लिमिटेड को लोन लेना था SBI से। ठीक है। तो SBI के पास गया, SBI ने उसे लोन दिया। लोन किसके अगेंस्ट दिया, उसके डेटर के अगेंस्ट, जो क्योंकि उसके डेटर क्या थे, मोर देन 10 लाख थे, इसलिए उसे लोन दिया। पर डेटर तो अब पर चेंज होते रह सकते हैं, हर महीने डेटर का स्टेटमेंट चेंज होता रहेगा। अब SBI ने आज लोन दे दिया, अब डेटर कल को मान लिया आज बुक्स में दिख रहे हैं, कल को हट जाए तो 10 लाख से कम हो जाए उनका बैलेंस, तो SBI बोलेगा मुझको मंथली अपनी एक ऑडिटर स्टेटमेंट सबमिट करो विद एक्सटर्नल कंफर्मेशन कि ये आपके डेटर है वो उसका बैलेंस 10 लाख से ऊपर है कि नहीं, वो ये चेक करके वो लोन का फिर एडजस्टमेंट करेगा। तो अब ए लिमिटेड ने लोन ले लिया आज SBI से अगेंस्ट दी डेटर मोर देन 10 लैक्स, और उसके लिए उसने एक और सबमिट कर दिया सीए की स्टेटमेंट कि हाँ ये देखो मेरे सीए ने सर्टिफाई करा कि मेरे डेटर्स 10 लाख है। पर हर महीने अब ये 10 लाख से ऊपर होंगे नहीं होंगे, तो ए लिमिटेड उस सीए को अप्रोच करेगा, बोलेगा आप ये दे आपका प्रोसीजर, ये हमारे लिस्ट ऑफ डेटर है, जिसमें उसका नाम मेंशन है, उसका बैलेंस मेंशन है 10 लाख से ज़्यादा, ये उसका अमाउंट मेंशन है। आप इनसे क्या करिए, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजिए और उसका रिसिप्ट डेट लिखिए और उसका बैलेंस कंफर्म लिखिए और अपना अटैच करके मेरे को दे दीजिए। फिर ये सीए जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा ए लिमिटेड को और SBI को। ठीक है। मतलब इसमें प्रोसीजर किसने डिफाइन करे, क्लाइंट ने। इसमें काम क्या करना है, सीए को क्या करना है, अटैच करके दे देना है और कुछ नहीं। ठीक है। क्या ये ऑडिट है, नहीं, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल आइटम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एक आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक पर्टिकुलर एलिमेंट की चेकिंग है, जिसका प्रोसीजर भी डिफाइन कर रखा है क्लाइंट ने। ठीक है। अब इस SRS का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैरी आउट AOP टू कैरी आउट द प्रोसीजर विच इज़ डिफाइंड बाय द क्लाइंट
or an appropriate third party यानी कि SBI and to issue report on about the factual finding। इसमें प्रैक्टिशनर कोई कंक्लूजन नहीं देगा, वो सिर्फ रिपोर्ट करेगा कि फैक्ट क्या है, जो फैक्ट दिख रहे हैं जिसको चेक करा वो फैक्ट एज इट इज़ है कि नहीं, अगर कोई डेविएशन एक्सेप्शन है तो वो मेंशन कर देगा। इसलिए यहाँ पे उसका रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग एंड टू कैरी आउट द प्रोसेस एज डिफाइंड बाय द क्लाइंट। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिशनर अपना कंक्लूजन ओपिनियन कुछ ड्रॉ नहीं करता, यूज़र ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन बेस्ड ऑन देयर फैक्चुअल फाइंडिंग्स विच मैंशन इन द रिपोर्ट। इसकी जो रिपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब सिंस अदर आर अनअवेयर ऑफ द रीजन ऑफ द प्रोसीजर मे मिस इंटरप्रेट द रिजल्ट बिकॉज दैट्स वाई द रिपोर्ट इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टी दैट हैव एग्रीड अपॉन प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, अब ऑडिट और AUP में डिफरेंस क्या है, प्रोसीजर का। AUP में प्रोसीजर डिफाइन करता है क्लाइंट, ऑडिट में प्रोसीजर डिफाइन करता है ऑडिटर, और वो अपने जजमेंट के हिसाब से प्रोसीजर रैप वैप करता है। ठीक है, AUP में कोई अश्योरेंस नहीं दी जाती है, ऑडिट में अश्योरेंस दी जाती है। AUP में रिपोर्ट तो इशू कर जाती है पर बेस्ड पर फॉर द फैक्चुअल फाइंडिंग, रिपोर्ट ऑन द फैक्चुअल फाइंडिंग, नो ओपिनियन नो कंक्लूजन। पर ऑडिट में रिपोर्ट इशू करती है, उसमें ओपिनियन कंक्लूजन ऑडिटर का खुद मेंशन होता है। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है। अब आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, यही लगते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियली प्रोफेशनल कंडक्ट तक, और एडिशनली फॉलो द टेक्निकल स्टैंडर्ड। ये प्रोसीजर्स लगते हैं। ठीक है, AUP में। अब क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है AUP में? जनरली नहीं, इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द AUP एंगेजमेंट। पर अगर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि और प्रैक्टिशनर को इंडिपेंडेंट होना है तो उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये बात उसे मेंशन करना पड़ेगी अपनी रिपोर्ट में कि where the auditor is not independent, statement of the data factor should be made in the report of the factual finding। ठीक है, इस पर MCQ आ सकता है। अब AUP एंगेजमेंट का अगर EL बनेगा तो क्या क्या बातें ध्यान में रखते हुए EL बनाना है। EL में लिखा जाएगा कि जो हमने जो प्रैक्टिशनर ने प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं वो ऑडिट या रिव्यू नहीं है किसी भी तरह से, तो उस पर वो कोई भी अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। इस पर्पज़ क्या है AUP परफॉर्म करने का? टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन एग्जामिन the validity of the particular element of the financial information, identification of the financial information। अब AUP फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों का हो सकता है, तो आइडेंटिफाई करो कि किस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का किस एलिमेंट का हम AUP इंगेजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल था डेटर्स का, हम AUP अप्लाई करने वाले हैं, AUP करने वाले हैं, तो AUP में जो प्रोसीजर डिफाइंड है वो तो क्लाइंट ने करना है, तो वो प्रोसीजर मेंशन करने पड़ेंगे एंगेजमेंट लेटर में। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीजर एंड लिस्ट ऑफ द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड एज एग्रीड। ठीक है, लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज़, लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग कि क्योंकि अदर यूजर्स तो अनअवेयर हैं अबाउट द प्रोसीजर, तो इसके जो रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड हो टू स्पेसिफाइड पार्टीज होता है जिसके बीच में हमने वो प्रोसीजर एग्रीड करें। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है लीगल रिक्वायरमेंट में और डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि लीगल रिक्वायरमेंट कहते हैं कि आपको ये रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी जनरल पब्लिक में, पर AUP का प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आप सिर्फ जिसके बीच में वो प्रोसीजर डिफाइंड है आप उसी को रिपोर्ट इशू करोगे, तो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पे आप ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट ऑडिटर वुड नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली 4 बचे क्या याद रखने हैं EL डिफाइन करते हुए कि पहले तो एक स्टेटमेंट, द प्रोसीजर परफॉर्म्ड विल नॉट कंसिडर एन ऑडिट और रिव्यू, अकॉर्डिंगली वी डू नॉट प्रोवाइड द अश्योरेंस, will not provide the assurance. State the purpose of the engagement to assist the management and examine the validity of the particular financial item. Identification of the financial information or to which the AOP will applied. Nature, time and extent of the specified procedure to be applied and list of the all the procedure to be agreed on the AOP engagement. Limitation on the distribution of the report of the factual finding. When such limitation is the conflict between the legal requirement, the auditor will not accept such engagement. Okay, ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या रहने वाले हैं, वो जो हमने इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यूकर, कॉन्फिडेंशियलिटी, टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड पर्सनल बिहेवियर पढ़ा था। वो एथिकल रिक्वायरमेंट है जो प्रैक्टिशनर को भी फॉलो करने जायज़ है, ऑडिटर फॉलो करता है। पर वो स्टैंडर्ड कौन कौन सा प्रोसीजर लगाएगा AUP एंगेजमेंट में, वही जो जनरली ऑडिट में भी लगाता है, वही AEIOU, एनालिटिकल
एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिकम्प्यूटेशन। इसमें री परफॉर्मेंस वाला छोड़ के सारे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन करेगा? जो रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग है उसमें टाइटल, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन विच द एओपी इज एग्रीड, स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर, कौन सा हम प्रोसीजर एग्रीड हुए हैं, स्टेटमेंट दैट कि हमने अपना काम SRS 4400 के हिसाब से करा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस क्या है एओपी करने का, टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल आइटम्स, list of the all procedure to be performed which is agreed on the AOP, description of the जो हमें फैक्चुअल फाइंडिंग मिली और एनी एक्सेप्शन फाउंड्स, स्टेटमेंट है कि ये ऑडिट नहीं है, विल नॉट कंसिडर एन ऑडिट और रिव्यू, सो वी विल नॉट प्रोवाइड द अश्योरेंस। स्टेटमेंट डेट हैड देयर इन, अगर ये ऑडिट या रिव्यू होता तो अदर मैटर सामने आते तो वो हम हम रिपोर्ट करते। ये एक तरह का केविट जाएगा। एक केविट और जाएगा कि स्टेटमेंट डेट रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टी ऑन विच एओपी हैज बीन टू बी परफॉर्म्ड। Statement that reports related to only a particular financial item do not extend to financial statement as a whole or date, place, auditor signature by। डॉक्यूमेंटेशन में वही कि हमने ये अपना काम ये SRS 4400 के हिसाब से किया है जो इसको प्रूफ कर सके, और एविडेंस जो हमने रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग की है उसका बैक एविडेंस, बेस एविडेंस क्या क्या है वो हमें डॉक्यूमेंट करके चलना है, ठीक है। अब आते हैं रिलेटेड सर्विस में। दो तरफ के SRS थे, एक SRS था 4400 जो था AOP, एक है SRS 4410 कंपाइलेशन इंगेजमेंट। अब हम रिवाइज करते हैं कंपाइलेशन इंगेजमेंट का। 4410 क्या होता है? कंपाइलेशन इंगेजमेंट जनरली क्या होता है, पहले होती, यहाँ से पढ़ते हैं, पहले होती है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से बनते हैं अकाउंट। अब अकाउंट से FR, उस अकाउंट से बनते हैं FR। जो FR में क्या आता है वही 5 चीज़ें: फाइनेंशियल स्टेटमेंट, PNL, कैश फ्लो, सोकी एंड नोट्स टू अकाउंट्स, ये चीज़, ठीक है। तो अब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। जनरली क्या होता है, अब पहले प्रोसेस समझते हैं कि एज पर कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, FR बनाने की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैनेजमेंट की रहेगी। हाँ, हम क्या करेंगे, हम उनको असिस्ट करेंगे टू कंपाइल दी FR फ्रॉम दी अकाउंट्स, ठीक है। अब क्या ये क्लाइंट को क्यों करवाना पड़ रहा है CA से, और वो खुद क्यों नहीं कर सकता? तो ये बात होती है कि क्लाइंट के पास क्या नॉलेज नहीं है इसकी। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अगर कोई बिग कंपनी है तो उसके पास उतनी नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, तो वो कंपाइल कर सकता है अकाउंट्स को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल कंपनी है उसके पास खुद का कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं होता, तो वो अपना बिजनेस संभाले कि अकाउंट्स बनाए, तो उसके लिए वो एक CA को हायर करती है, जिस CA को हम कहते हैं प्रैक्टिशनर। वो CA को क्या देती कराती है, राइड कराती है। राइड मतलब रिकॉर्ड्स देती है, इन्फॉर्मेशन देती है, डॉक्यूमेंट्स देती है, एक्सप्लेनेशन देती है। उस बेसिस पर प्रैक्टिशनर क्या करता है, अपनी एक कंपाइल उस इन्फॉर्मेशन को, अकाउंट रिकॉर्ड को कंपाइल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है ताकि उसका ऑडिट कराया जा सके। क्या प्रैक्टिशनर और ऑडिटर सेम हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेकर ही चेकर का कॉन्सेप्ट लगता है, तो ऑडिटर और प्रैक्टिशनर सेम नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिशनर क्या करता है, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाता है तो फॉर कंपाइलेशन, ताकि उसका ऑडिट और रिव्यू हो सके। प्रैक्टिशनर चाहिए कंपाइल तो कर देगा, साथ ही साथ अपनी एक रिपोर्ट भी इशू करेगा जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट रिपोर्ट या प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। कंपाइलेशन एंगेजमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज एंगेजमेंट वेयर प्रैक्टिशनर अप्लाई इज अकाउंटिंग एक्सपर्टीज to assist the management in preparation and presentation of the financial information as per applicable financial reporting framework and issue report thereon, ठीक है। कि एक तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं, ये कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं, इसमें प्रैक्टिशनर सिर्फ कंपाइल कर रहा है। इसमें वो जो इन्फॉर्मेशन, जो राइड में हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसको, उसकी एक्यूरेसी, करेक्टनेस को चेक वेरीफाई करना और प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए प्रैक्टिशनर्स के ऊपर कोई भी ओपिनियन या रिव्यू कंक्लूजन नहीं देगा, और ना ही इनके लिए कोई कलेक्ट करेगा एविडेंस को। तो नो, सिंस प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड कलेक्ट द एविडेंस टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड रिव्यू ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या, कंपाइलेशन हमें क्यों करानी है? तो कंपाइलेशन का करवाने का दो पर्पस है। एक तो है लीगल रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि AS, IND-AS सेक्शन 128, सेक्शन 129 इसमें डिफाइन है। सेक्शन 120 129 में डिफाइन है कि आपको AS IND-AS के हिसाब से अपनी FR बनाने हैं,
तो वो हो गए मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट। और फॉर अदर पर्पस कि हो सकता है कंपाइलेशन करानी पड़ रही एएस के एंटिटी फॉलो कर रही एएस, पर कंपाइलेशन करानी पड़ रही कि ड्यू टू नहीं अपने इंटरनल यूज़ के लिए, कोई पर्टिकुलर अपना खुद का कुछ रीजन, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसमें कंपनी ने किसी के साथ लोन उठाया है या कोई ग्रांट उठाया है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इंडियस के हिसाब से, तो वो कंपाइल कराएगी इंडियस के हिसाब से किसी प्रैक्टिशनर से, या फिर कोई ट्रांजेक्शनल पर्पस है जस्ट लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन। तो 3 तरह के पर्पस हो गए। एक हो गया मैंडेटरी लीगल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लीगल रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से हम कंपाइलेशन करा रहे हैं। दूसरा अदर पर्पस यानी कि इंटरनल पर्पस, कॉन्ट्रेक्चुअल पर्पस, ट्रांजेक्शनल पर्पस। ठीक है, अब आते हैं इसके मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहीं से देखते हैं, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमेशा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जजमेंट लगाना ना, अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना, एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगी। ठीक है, अब इसका SRS 4410 का जब EL डिज़ाइन करेंगे तो हम क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे कि इंटेंडेड यूज़, हम कंपैरिजन क्यों करा रहे हैं, इंटरनल है, ट्रांजैक्शनल है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या रहने वाला, ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या है एंगेजमेंट का, प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जनरल उसमें लिखाया कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस नहीं है इन्फॉर्मेशन, ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी तरह का ओपिनियन और कंक्लूजन देने की है। ठीक है, फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट का, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल दैट इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो राइट मैंने प्रैक्टिशनर को दी है, जैसे जिसमें रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस हैं, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीट है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी जजमेंट लगाए इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रहेगी। तो 4 चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंटरनल कंट्रोल के डिज़ाइन, मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, ताकि वो इंश्योर करा सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप वो कॉन्सेंट्रेट ताकि वो इंश्योर करके फ्री फॉर्म मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं है, एक्यूरेसी कंप्लीटनेस इन्फॉर्मेशन की, और जजमेंट के रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके लिए शॉर्ट कोड है AI फॉर्म। ठीक है, आइए अब क्या प्रैक्टिशनर को एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, उसको एथिकल रिक्वायरमेंट वही 5 बातें, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट नहीं, इंडिपेंडेंस जनरली नॉट रिक्वायर्ड इन दी कंपाइलेशन एग्रीमेंट। हाउ एवर अगर कोई लॉ या रेगुलेशन बोलता है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए तो उससे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो उससे कंपनी रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोज द रूल्स, तब उससे इंडिपेंडेंस कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है कंपाइलेशन प्रोसीजर, तो जनरली तो प्रोसीजर क्या है इसका इंगेजमेंट करना प्रोसीजर, अंडर क्लाइंट मीट, अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट जो दिया रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, जो प्रोवाइड करिए एज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, उसके बेसिस पे कंपाइल करो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। सिग्निफिकेंट जहाँ पे प्रैक्टिशनर की लगी हुई है वो जजमेंट लगाओ यहाँ पे ज़रूरत है। बिफोर कंप्लीशन एक बार चेक कर लो, रिव्यू करो, रीड इन द लाइट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से ही कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन बनी है कि नहीं बनी है। बिफोर कंप्लीशन रीड इन द लाइट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दैट वन एंड, और अगर जनरली तो उसकी कंप्लीट, उसकी एक्यूरेसी, राइट की चेक करना प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन उससे पता चलता है जो उसे इन्फॉर्मेशन मिली है वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट ये बात मैनेजमेंट के अटेंशन में लाएगा और उनको बोलेगा कि मेरे को एडिशनल या करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती तो क्या करेगा, मॉडिफाई नहीं, विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि इसमें ओपिनियन तो देना नहीं होता, तो वो विड्रॉ फ्रॉम द इंगेजमेंट, और वो सेम बात ये कम्युनिकेट कर देगा TCW मैनेजमेंट को। ठीक है, अगर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रैक्टिशनर को ये पता चलता है जो वो कंपाइल कर रहा है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, या फिर उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जिसकी वजह से कंपाइल्ड FY मिसलीडिंग लग सकती है, तो ये जैसे कि डेटर है पर प्रोविज़न नहीं है अकाउंट्स में, राइट कोई इन्फॉर्मेशन में इन्वेंट्री है पर वो AS2 के हिसाब से नहीं है, और अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन क्या लगेगी, कंपाइल्ड FI क्या लगेगा, मिसलीडिंग, तो वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि आप इसमें अमेंडमेंट करिए, प्रपोज करिए, करेगा अमेंडमेंट को, कि मैनेजमेंट डिक्लाइन टू डू सो,
तो विड्रॉ कर लेगा और ये सेम बात इन्फॉर्म करेगा TCWC मैनेजमेंट को। अगर विड्रॉ परमिसिबल नहीं है तो वो डिटरमाइन करेगा प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब उससे पहले हाँ, अब इस SRS को 4410 को जब उसने करा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। इस SRS significant matter that have been arise during the engagement, how they were addressed by the practitioner, copy of RIDE जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन एंड ट्रायल बैलेंस जो उसे मिला शुरू में, कॉपी ऑफ कंप्लाइड फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट एंड तीसरा रिकॉर्ड उसने जो कंपाइल करा है बेसिक से कंपाइल्ड FI के बीच में, उसके बीच का रिकन्सिलेशन कंपाइल्ड FI और अंडरलाइन राइट के बीच में उसका रिकन्सिलेशन से डॉक्यूमेंट करके चलना है। अब कंपाइलेशन एंगेजमेंट जब वो रिपोर्ट बनाएगा तो उसमें क्या होगा, वो सेम चीज़ टाइटल एड्रेसी स्टेटमेंट है कि उसने प्रैक्टिशनर सिर्फ कंपाइल करा बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है। चौथा कि आइडेंटिफिकेशन द टाइटल ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कौन सा बैलेंस शीट, PNL, तो कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट है। ठीक है। उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन, प्रैक्टिशनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सातवां एंगेजमेंट वॉज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद, उसने SRS 4410 के हिसाब से एंगेजमेंट करा है। उसके बाद आएगा कि उसने प्रैक्टिशनर ने रेलिवेंट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करा है कि नहीं करा है। कंपनी प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वही मेंशन करेगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेटमेंट डालेगा कि प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी ऑडिट करना, प्रैक्टिशनर नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, रिव्यू कंक्लूजन देयर ऑन। अगर कोई SPF FRF के हिसाब से उसने इन्फॉर्मेशन कंपाइल करी है तो वो क्या करेगा, उस डिस्क्राइब द पर्पस तो फॉर विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड एज पर SPFRF एंड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर ऑफ द यूजर in the basis of accounting paragraph where SPFRF defined in the financial statement. बाकी dear practitioner please observe basis of accounting just like a EM para जहाँ पे financial statement में special SPF defined disclosure पर यूजर का attention draw करना उस रिपोर्ट के थ्रू। थैंक यू।